कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो एक पेड़ पर टंगी होती है। अचानक उसके पास एक अंधा डायनासोर आ जाता है। वो उसे देख तो नहीं पाता, मगर उसी लम्हे लड़की नीचे गिर जाती है। उसकी आवाज सुनकर डायनासोर उसकी तरफ बढ़ने लगता है। लड़की जान बचाकर पानी में छुप जाती है, लेकिन डायनासोर वहां भी पहुंच जाता है। अब इस लड़की के साथ क्या हुआ, ये जानने के लिए हमें कहानी में जरा पीछे जाना पड़ेगा। ये वो दौर है जहाँ इंसान और डायनासोर एक साथ रहते हैं। अब हालात ये हैं कि डायनासोर सिर्फ जंगलों तक सीमित नहीं रहे, बल्कि इंसानों के साथ ही रहने लगे हैं। लेकिन इंसान और डायनासोर के साथ रहने का सपना अभी भी अधूरा है। दोनों के बीच डर, दूरी और टकराव लगातार बढ़ता जा रहा होता है। जहाँ जहाँ डायनासोर पहुँचते हैं, वहाँ वहाँ ब्लैक मार्केट भी तेजी से बढ़ने लगता है। लोग इन्हें पकड़ने, बेचने और इस्तेमाल करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। गैर कानूनी शिकार इतना बढ़ जाता है कि स्थिति कंट्रोल से बाहर जाने लगती है। इस पूरे मामले को संभालने के लिए अमेरिका की सरकार एक बड़ी साइंटिफिक कंपनी को डायनासोर से जुड़ा पूरा कंट्रोल दे देती है। ये कंपनी जेनेटिक्स और बायो रिसर्च में काफी मशहूर होती है और इसका सीईओ लुइस डॉसन इटली के पहाड़ी इलाके में एक खास डायनासोर सैंक्चुअरी बनाता है। उनका कहना होता है कि डायनासोर के पुराने इम्यून सिस्टम से वो ऐसी दवाइयां बना सकते हैं जो इंसानियत के लिए बहुत फायदेमंद होंगी। लेकिन जनता को उनकी बात पर पूरा भरोसा नहीं होता। लोगों को शक होता है कि ये सब एक खतरनाक एक्सपेरिमेंट है। और फिर कहानी में असली ट्विस्ट आता है जब डॉसन और उसकी टीम का साइंटिस्ट वो चुपके से एक नया एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं। वो डायनासोर के डीएनए का इस्तेमाल करके एक नई चीज बनाते हैं। वो खास तरह के टिड्डे तैयार करते हैं, लेकिन ये आम टिड्डे नहीं होते। ये आकार में बहुत बड़े, तेजी से बढ़ने वाले और जेनेटिकली मॉडिफाइड होते हैं। कंपनी चुपके से इन टिड्डों को आसपास के खेतों में छोड़ देती है और ये फसलें बर्बाद करना शुरू कर देते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा खेल छुपा होता है। ये टिड्डे सिर्फ आम फसलों को ही खाते हैं, जबकि उसी कंपनी के बनाए हुए बीजों को ये बिल्कुल नहीं छेड़ते। यानी सीधा सा प्लान है, दुनिया की बाकी सारी फसलें खत्म करो और फिर लोगों को मजबूर करो कि वो सिर्फ उसी कंपनी के बीज खरीदें। कुक का असली मकसद यही होता है, पूरी दुनिया के फूड सिस्टम पर कब्जा करना। भले ही इसके चक्कर में लाखों लोग भूखे मर जाएं, लेकिन उसके लिए ये सब कोई बड़ी बात नहीं होती। अब जैसे ही ये बैकग्राउंड सेट होता है, जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन की असली कहानी शुरू होती है। कहानी को समझने के लिए इसे दो हिस्सों में दिखाया जाता है और पहले हम बात करते हैं मेन कैरेक्टर्स की। एक रात एली और उसके साथी चुपके से एक गैर कानूनी डायनासोर ब्रीडिंग फार्म में घुसते हैं। वो वहाँ हो रही हर चीज रिकॉर्ड कर रहे होते हैं और साथ ही एक छोटे डायनासोर को बचाने की कोशिश करते हैं जिसे कैद करके रखा गया होता है। बाहर खड़ा उनका साथी ये सब देखकर खुद को रोक नहीं पाता और अंदर मदद के लिए आ जाता है, लेकिन उनकी ये हरकत जल्दी ही पकड़ी जाती है और फिर जान बचाने के लिए वो गाड़ी लेकर सीधे डायनासोर वाले इलाके में भागते हैं। हालात इतने खराब हो जाते हैं कि उनकी जान खतरे में आ जाती है, लेकिन तभी एक ट्राइसेराटॉप्स उनकी मदद करता है और किसी तरह वो वहां से बच निकलते हैं। इस खतरनाक मिशन के बाद उनका साथी साफ कह देता है कि वो अब ये काम नहीं करेगा। एली का मकसद तो सही था, वो डायनासोर को बचाना चाहती थी, लेकिन ये रास्ता बहुत ज्यादा खतरनाक था। अब कहानी शिफ्ट होती है हमारे मेन हीरो ओवेन पर। वो एली और क्लोन लड़की मैजी के साथ एक शांत से जंगल इलाके में छुपकर रह रहा होता है। वहाँ उनके साथ कुछ और लोग भी होते हैं और सब मिलकर एक साधारण जिंदगी जी रहे होते हैं, जैसे लकड़ी काटना या डायनासोर का ख्याल रखना। लेकिन उन्होंने ये जगह क्यों चुनी? क्योंकि मैजी अब एक बहुत बड़ी वजह बन चुकी है। वो एक क्लोन है और उसके अंदर ऐसी खासियतें हैं जो साइंस के लिए बहुत कीमती हैं। इसी वजह से कई लोग उसे पकड़ना चाहते हैं। लेकिन मैजी अब बड़ी हो रही होती है और अपनी आजादी चाहती है। इसी बात को लेकर उसका ओवेन से अक्सर झगड़ा होता रहता है। और जहाँ ओवेन है वहाँ ब्लू रैप्टर का होना तो तय है, लेकिन इस बार एक फर्क है, ब्लू अब अकेली नहीं है, उसके साथ उसका छोटा बच्चा भी है। माँ बनने के बाद ब्लू का स्वभाव और ज्यादा आक्रामक हो चुका होता है। वो अपने बच्चे को लेकर बहुत सतर्क रहती है, लेकिन फिर एक दिन कुछ लालची शिकारी एक खतरनाक जाल बिछाते हैं और ब्लू के बच्चे को पकड़ लेते हैं। उसी वक्त बाहर गई हुई मैजी भी उनके हाथ लग जाती है, यानी अब दोनों को एक साथ किडनैप कर लिया जाता है। ओवेन को जब ये पता चलता है, वो तुरंत उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन सामने वाले ज्यादा होते हैं, उनके पास गाड़ियां और हथियार होते हैं और ओवेन कुछ नहीं कर पाता, बस उन्हें ले जाते हुए देखता रह जाता है। फिर वो तुरंत वापस जाकर जरूरी सामान उठाता है और एली के साथ मिलकर उन्हें बचाने निकलने का प्लान बनाता है। लेकिन जैसे ही वो निकलने लगते हैं, गुस्से से भरी ब्लू उनका रास्ता रोक लेती है। ओवेन उसे वादा करता है कि वो उसके बच्चे को वापस लाएगा, लेकिन ब्लू का गुस्सा शांत नहीं होता। वो उसके हाथ पर निशान छोड़ देती है, जैसे एक चेतावनी दे रही हो कि अगर उसका बच्चा वापस नहीं आया तो अंजाम बुरा होगा। ओवेन और एली अपने पुराने दोस्त बैरी से मिलते हैं, जो अब एक सरकारी एजेंट बन चुका होता है और गैर कानूनी डायनासोर ट्रेड को पकड़ने का काम करता है। बैरी की मदद से वो दोनों एक छुपे हुए डायनासोर ब्लैक मार्केट में पहुंचते हैं, जहां वो गुप्त जांच शुरू करते हैं। ये जगह किसी नर्क से कम नहीं होती, हर तरफ अजीब नजारे। कहीं डायनासोर की लड़ाई करवाई जा रही होती है, कहीं उनका सौदा हो रहा होता है और हैरानी की बात ये कि कुछ जगहों पर तो डायनासोर का मांस तक पकाया जा रहा होता है। बैरी उन्हें चेतावनी देता है कि यहाँ हर तरह के खतरनाक लोग मौजूद हैं,
इसलिए हर कदम सोच समझकर रखना होगा। इसी दौरान एली वॉशरूम में एक महिला से मिलती है। बातचीत के दौरान एली खुद को रोक नहीं पाती और मैजी की तस्वीर दिखाकर उसके बारे में पूछती है। चौंकाने वाली बात ये निकलती है कि वही महिला उस टीम का हिस्सा थी जिसने ब्लू के बच्चे को ट्रांसपोर्ट किया था। वो बताती है कि उसने मैजी को भी वहाँ देखा था, लेकिन हालात इतने खराब थे कि वो ज्यादा कुछ बताने की हिम्मत नहीं कर पाती। तभी वहाँ पर शिकारी गैंग का लीडर रेन डेलाकॉर्ट अपने आदमियों के साथ पहुँचता है। वो यहाँ एक बड़ी डील करने आया होता है। क्लाइंट की डिमांड होती है कुछ खास तरह के ट्रेन किए गए रैप्टर्स जो लेजर के इशारे से अपने शिकार को पहचान कर हमला करते हैं। जैसे ही डील पूरी होने वाली होती है, अचानक एजेंट्स वहाँ रेड कर देते हैं। अफरा तफरी मच जाती है। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए भागने लगता है। ओवेन आगे बढ़कर रेन का पीछा करता है और दोनों के बीच एक खतरनाक पीछा शुरू हो जाता है। पूरा ब्लैक मार्केट जंग का मैदान बन जाता है। जब रेन को कोई रास्ता नहीं मिलता तो वो चालाकी से एक बड़े डायनासोर को छोड़ देता है ताकि सबका ध्यान भटक जाए, लेकिन उसका यही प्लान उसके लिए मुसीबत बन जाता है। ओवेन उसे पकड़ लेता है और जमीन पर गिराकर उससे मैजी के बारे में पूछता है, लेकिन रेन साफ कह देता है कि उसके पास मैजी नहीं है, उसे आगे किसी और को सौंप दिया गया है। वो नाम लेता है सैंटोस का, वही महिला जो इस पूरी डील के पीछे होती है। इतने में एक बड़ा खतरनाक डायनासोर अचानक आजाद हो जाता है और सीधा रेन पर हमला कर देता है। चारों तरफ चीख पुकार मच जाती है। सैंटोस हालात बिगड़ते देख अपने बॉस को खबर देती है, लेकिन तभी एली चुपके से उसके पास पहुंच जाती है। सैंटोस ज्यादा वफादार नहीं होती, थोड़े दबाव में ही सब सच उगल देती है। वो बताती है कि मैजी को बायोसिन कंपनी के पास भेज दिया गया है। उसी वक्त वो खतरनाक डायनासोर फिर से उनके पीछे पड़ जाता है और जान बचाने के लिए एली ऊपर से छलांग लगाकर एक गाड़ी में गिरती है। तभी वही महिला गाड़ी लेकर वहाँ से गुजर रही होती है। वो एली की मदद करती है और बताती है कि मैजी को बायोसिन ले जाया गया है। इतना ही नहीं, वो उन्हें वहाँ तक पहुँचाने के लिए प्लेन उड़ाने की भी पेशकश करती है। ये सुनते ही ओवेन बिना देर किए बाइक लेकर उनके पीछे निकल पड़ता है, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ होता। वो ट्रेन किया हुआ रैप्टर अभी भी उनका पीछा कर रहा होता है और जैसे ही वो तीनों खतरे से बचने की आखिरी कोशिश कर रहे होते हैं, ठीक उसी पल प्लेन उड़ान भरता है और वो जमीन से ऊपर उठकर किसी तरह उस मौत से बच निकलते हैं। अब कहानी एक नई दिशा में मुड़ती है। फोकस आता है पुराने किरदारों पर, जहां हम मिलते हैं पैलियोंटोलॉजिस्ट एली सैटलर से और काफी समय बाद उनकी मुलाकात होती है डॉग एलन ग्रांट से। वो उसे एक अजीब सा बड़ा टिड्डा दिखाती है। एली को शक होता है कि इसके पीछे किसी बड़ी कंपनी का हाथ है। वो बताती है कि जिन खेतों पर इन टिड्डों ने हमला किया वहाँ सिर्फ एक ही तरह की फसल बची है और वो है उसी बड़ी कंपनी के बनाए हुए बीज। यानी कोई बहुत चालाकी से पूरी फूड सप्लाई को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। सच जानने के लिए एली फैसला करती है कि वो सीधे उस कंपनी के डायनासोर सैंक्चुअरी में जाएगी और वहां से इन टिड्डों का डीएनए सैंपल लेगी। वो चाहती है कि ग्रांट भी उसके साथ चले। जल्द ही दोनों फ्लाइट से वहां पहुंचते हैं और कंपनी का एक कर्मचारी राम से उनका स्वागत करता है। वो उन्हें पूरे इलाके के बारे में बताता है। उनके सामने फिर से डायनासोर का वही पुराना दृश्य होता है, जिसे देखकर दोनों के अंदर पुरानी यादें ताजा हो जाती है। राम से समझाता है कि यहाँ हर चीज प्लान के साथ बनाई गई है। हर्बीवोर डायनासोर के लिए अलग पेड़ पौधे और मांसाहारी डायनासोर के लिए शिकार का इंतजाम। सब कुछ इस तरह सेट किया गया है कि कोई डायनासोर बाहर न जा सके। साथ ही एक रिमोट कंट्रोल सिस्टम भी लगाया गया है, जिससे जरूरत पड़ने पर हर चीज को कंट्रोल किया जा सकता है। जैसे ही वो दोनों इस पहाड़ी इलाके के अंदर पहुंचते हैं, कंपनी का सीईओ लुइस डॉजसन खुद उनका स्वागत करता है। वो बड़े गर्व से बताता है कि उनकी कंपनी ने कई प्राचीन जेनेटिक सीक्रेट्स को अनलॉक कर लिया है और वो इन्हें मेडिकल फील्ड में इस्तेमाल करके गंभीर बीमारियों का इलाज ढूंढना चाहते हैं। वो दावा करता है कि उसका मकसद सिर्फ इंसानियत की मदद करना है, न कि पैसा कमाना। इसके बाद वो रामसे को कहता है कि एली और ग्रांट को एक खास फोरम में ले जाया जाए, जहां एक और जाना पहचाना चेहरा उनका इंतजार कर रहा होता है, डॉग इयान मैल्कम। फोरम खत्म होने के बाद एली और ग्रांट मैल्कम से चुपके से बात करते हैं और उससे मदद मांगते हैं। वो उसे बताते हैं कि उन्हें इन खतरनाक टिड्डों का डीएनए सैंपल चाहिए ताकि सच्चाई सामने लाई जा सके। लेकिन यहाँ हर जगह निगरानी होती है, इसलिए मैल्कम धीरे धीरे उन्हें जानकारी देता है कि वो काफी समय से इन टिड्डों पर रिसर्च कर रहा है और ये सैंपल्स कंपनी के अंडरग्राउंड लैब में रखे गए हैं। फिर वो चुपचाप एली को एक छोटी सी चीज देता है जो इस मिशन की चाबी साबित होने वाली होती है। मैल्कम जो डिवाइस एली को देता है वो कोई साधारण चीज नहीं होती। उसी की मदद से अंडरग्राउंड रिसर्च एरिया तक जाने वाली लिफ्ट अनलॉक की जा सकती है, जिसे सूर्य प्रयोगशाला कहा जाता है। ताकि किसी को शक न हो, मैल्कम तुरंत वहां से निकल जाता है। उसके बाद कंपनी कर्मचारी राम से एली और ग्रांट को लैब घुमाता है और जानबूझकर उन्हें उस खास लिफ्ट के बारे में बताता है जो नीचे सीक्रेट एरिया में जाती है। वो ये भी साफ करता है कि वहां सिर्फ खास परमिशन से ही जाया जा सकता है, लेकिन उसके इशारों से साफ होता है कि वो उनकी मदद करना चाहता है। इसी बीच मैजी और ब्लू के बच्चे को डॉ वू के सामने लाया जाता है। यहाँ एक बड़ा सच सामने आता है। डॉ वू बताता है कि मैजी कोई साधारण क्लोन नहीं है, बल्कि उसे एक महिला शार्लेट लॉकवुड
ने अपनी टेक्नोलॉजी से जन्म दिया था। जन्म के कुछ समय बाद ही शार्लेट को एक खतरनाक विरासत में मिली बीमारी होने लगती है, इसलिए उसने पहले ही मैजी के डीएनए में बदलाव कर दिए थे ताकि वो इस बीमारी से बच सके। अब वू को उम्मीद होती है कि मैजी और ब्लू के बच्चे के जीन की मदद से वो इन खतरनाक टिड्डों को कंट्रोल करने का तरीका ढूंढ सकता है। लेकिन दूसरी तरफ डॉसन का इरादा बिल्कुल अलग होता है। वो सिर्फ इन रिसर्च का इस्तेमाल करके पैसा कमाना चाहता है। उधर एली और ग्रांट पूरी तैयारी के साथ चुपके से उस सूर्य प्रयोगशाला में घुस जाते हैं। वो जल्दी से उन म्यूटेटेड टिड्डों का डीएनए सैंपल निकाल लेते हैं, लेकिन तभी सब कुछ बिगड़ जाता है। मैजी पीछे से आकर ब्लू के बच्चे को आजाद कर देती है और अचानक लैब में अलार्म बजने लगता है। घबराए हुए टिड्डे चारों तरफ फैल जाते हैं। पूरा माहौल बेकाबू हो जाता है। एली और ग्रांट किसी तरह वहाँ से भागते हैं और उसी दौरान उनकी मुलाकात मैजी से हो जाती है। अब तीनों एक साथ हो जाते हैं और मिलकर बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ। डॉडसन को पता चल जाता है कि कोई उसके सिस्टम में घुस चुका है। वो तुरंत पूरे इलाके का सिक्योरिटी सिस्टम एक्टिव कर देता है और एयर डिफेंस भी चालू कर देता है। उसी वक्त बाहर ब्लैक पायलट लड़की जो प्लेन उड़ा रही होती है, उस पर एक विशाल उड़ने वाला डायनासोर हमला कर देता है। हालात अब पूरी तरह बेकाबू हो चुके होते हैं। आसमान में हमला, जमीन पर खतरा और हर तरफ सिर्फ मौत मंडरा रही होती है। उन्हें तुरंत इमरजेंसी लैंडिंग का फैसला लेना पड़ता है। हालत ऐसी होती है कि उनके पास सिर्फ एक ही पैराशूट बचता है और वो एली को दे दिया जाता है ताकि वो खुद को बचा सके। मजबूरी में ओवेन और बाकी लोग अपनी जान किस्मत के भरोसे छोड़ देते हैं। उधर एली किसी तरह जमीन पर उतरती है, लेकिन उसका पैराशूट पेड़ में अटक जाता है और वो हवा में ही लटकी रह जाती है, हिल भी नहीं सकती और खतरा धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। तभी एक खतरनाक थेरेजिनोसॉरस चुपचाप उसकी तरफ बढ़ता है। उसके कदम भारी होते हैं, लेकिन अंदाज बहुत अजीब और डरावना होता है। उसकी नजर कमजोर होती है, इसीलिए उसे एली दिखाई नहीं देती। लेकिन पास खड़ा एक हिरण इतना खुशकिस्मत नहीं होता। एक ही वार में वो उसका शिकार बन जाता है। एली समझ जाती है कि अगर वो यहाँ रुकी तो अगला नंबर उसका है, इसीलिए वो धीरे धीरे खुद को आजाद करती है और जमीन पर गिरते ही बिना आवाज किए रेंगते हुए पानी की तरफ बढ़ने लगती है। लेकिन उसकी हल्की सी हरकत भी उस डायनासोर को महसूस हो जाती है। अब जान बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता होता है। एली तुरंत पानी में कूद जाती है और अपनी सांस रोककर नीचे छुप जाती है। ऊपर वो खतरनाक डायनासोर पानी को सूंघते हुए उसे ढूंढने की कोशिश करता है। कुछ सेकंड ऐसे गुजरते हैं जैसे सदियां बीत गई हों, लेकिन किसी तरह एली अपनी जान बचा लेती है। उधर दूसरी तरफ ओवेन और वो पायलट लड़की भी किसी तरह क्रैश लैंडिंग से बच जाते हैं, लेकिन उनकी मुसीबत खत्म नहीं होती। जैसे ही वो वहां से निकलने की कोशिश करते हैं, एक और खतरनाक डायनासोर पायरोरैप्टर उनका पीछा करना शुरू कर देता है। वो सीधे बर्फीले पानी में कूदता है और अपने शिकार के चारों तरफ घूमकर हमला करने की कोशिश करता है। दोनों जान बचाकर भागते हैं, लेकिन अचानक ओवेन पानी में गिर जाता है। अब मौत उससे कुछ ही दूर होती है। तभी आखिरी पल पर वो लड़की उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर खींच लेती है, लेकिन खतरा यहीं खत्म नहीं होता। वो डायनासोर बर्फ तोड़कर फिर से उनके पीछे आ जाता है। डरे हुए दोनों भागते हुए एक रास्ते से होते हुए लिफ्ट तक पहुंचते हैं और जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा बंद होता है, वो किसी तरह इस मौत के मंजर से बच निकलते हैं। थोड़ी देर बाद वो एली को ढूंढते हुए उसी जंगल में पहुंचते हैं जहां उसका पैराशूट पड़ा होता है और साथ ही कुछ खून के निशान भी। अब दिल में सिर्फ एक ही डर होता है, क्या एली जिंदा है या फिर वो भी इस खतरनाक दुनिया का शिकार बन चुकी है। रात हो चुकी होती है, जंगल अब और भी ज्यादा खामोश लेकिन खतरनाक बन चुका होता है। उधर एली जल्दी जल्दी आगे बढ़ती है और उसे एक पुराना कंट्रोल स्टेशन मिल जाता है। वो अंदर जाती है, लेकिन उसे आराम करने का मौका भी नहीं मिलता। अचानक उसे आसपास कुछ हलचल महसूस होती है। वो सतर्क हो जाती है। तभी एक डायलोफोसॉरस चुपके से उसके सामने आ जाता है और हमला करने ही वाला होता है, लेकिन ठीक उसी पल एक मजबूत हाथ उसके गले को पकड़ लेता है। ओवेन समय पर पहुंच चुका होता है। अब दोनों फिर से मिल जाते हैं, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ। दूसरी तरफ डॉसन जब गहराई से जांच करता है तो उसे जल्दी ही शक हो जाता है कि इसके पीछे मैल्कम का हाथ है। वो तुरंत एली और बाकी लोगों की लोकेशन ट्रैक कर लेता है और बिना वक्त गंवाए आदेश देता है कि उनके केबिन को रोक दिया जाए। कुछ ही देर में सभी लोग एक गहरे एम्बर माइन में फंस जाते हैं जहां चारों तरफ खतरनाक डायनासोर छुपे होते हैं। इसके बाद डॉसन गुस्से में मैल्कम को नौकरी से निकाल देता है और रामसे को आदेश देता है कि उसे वहां से ले जाया जाए। लेकिन यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट आता है। रामसे असल में एली और ओवेन की तरफ होता है। वो डॉसन का आदेश मानने के बजाय चुपचाप मैल्कम को नीचे ले जाता है और उसकी मदद के लिए एक गाड़ी और पूरा प्लान भी देता है ताकि वो बाकी लोगों को बचा सके। उधर एली, ग्रांट और मैजी किसी तरह खतरनाक रास्तों से निकलकर माइन के एग्जिट तक पहुंच जाते हैं, लेकिन किस्मत फिर खेल खेलती है। दरवाजा पूरी तरह लॉक होता है और पीछे से डायनासोर उनके करीब आते जा रहे होते हैं। तभी मैल्कम भी वहां पहुंचता है, लेकिन उसे भी दरवाजे का पासकोड नहीं पता होता। वो कई कोशिश करता है, लेकिन हर बार नाकाम हो जाता है। हालात अब पूरी तरह बेकाबू हो चुके होते हैं। तभी रामसे, जो सब कुछ मॉनिटर कर रहा होता है, चुपके से सिस्टम हैक करके दरवाजा खोल देता है और सभी लोग आखिरी पल में वहां से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ। डॉसन सच्चाई छुपाने के लिए एक और खतरनाक कदम उठाता है। वो आदेश देता है कि लैब के अंदर मौजूद सभी म्यूटेटेड टिड्डों को जला दिया जाए, लेकिन ये फैसला उल्टा पड़ जाता है। ये टिड्डे आग में मरने के बजाय और ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। वो हर तरफ फैल जाते हैं,
जलते हुए लैब से बाहर निकलते हैं और आसमान में उड़ते हुए एक भयानक तबाही मचा देते हैं। पूरा नजारा ऐसा लगता है जैसे कोई प्रलय आ गई हो। एली और बाकी लोग ये सब देखते हैं, लेकिन अभी उनके पास रुकने का वक्त नहीं होता। सबसे जरूरी है वहां से जिंदा निकलना। इसी बीच मेलकम गाड़ी चलाते हुए कंट्रोल खो देता है और गाड़ी ढलान से नीचे पलट जाती है। और यहीं पर किस्मत एक बार फिर खेल दिखाती है। ओवेन, एली, ग्रांट, मैजी यानी पुराने और नए सभी किरदार एक ही जगह इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन उन्हें मिलने का मौका भी नहीं मिलता, क्योंकि उसी समय जंगल का सबसे खतरनाक शिकारी उनके सामने आ जाता है, गिगानोटोसॉरस। वो विशालकाय दानव उनकी तरफ बढ़ रहा होता है और सभी लोग डर के मारे गाड़ी के पीछे छुप जाते हैं। सांसें थम जाती हैं, हर कदम भारी लगने लगता है। अब सिर्फ एक सवाल बचता है, क्या ये सभी लोग मिलकर इस आखिरी खतरे का सामना कर पाएंगे या फिर यही उनका अंत होने वाला है? गिगानोटोसॉरस की सूंघने की ताकत इतनी तेज होती है कि वो इंसानों की मौजूदगी तुरंत महसूस कर लेता है। मजबूरी में सभी लोग ऑब्जर्वेशन टावर पर चढ़ जाते हैं ताकि अपनी जान बचा सकें। मैजी जैसे ही आधी चढ़ाई तक पहुंचती है, तभी वो दानव अपना विशाल मुंह खोलकर उसे पकड़ने की कोशिश करता है। बस किस्मत अच्छी होती है कि वो किसी तरह बच जाती है, लेकिन ऊपर पहुंचकर भी खतरा खत्म नहीं होता। असल में टावर की ऊंचाई और उस दानव का कद लगभग बराबर होता है, यानी वो सीधे उन तक पहुंच सकता है। अब सभी लोग सच में उसके सामने फंसे हुए होते हैं। इसी नाजुक पल में मेलकम एक चाल चलता है। वो एक जलता हुआ टिड्डा उठाता है और उसे गिगानोटोसॉरस की तरफ फेंक देता है। जैसे ही वो उसके मुंह में जाता है, जलन की वजह से वो दर्द में पागल हो जाता है। गुस्से में आकर वो पूरे टावर को तोड़ने लगता है। हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि टावर कभी भी गिर सकता है। एली का पैर तारों में उलझ जाता है और वो नीचे की तरफ खींचने लगती है। अगले ही पल वो दानव उसे पकड़ लेता है। उसी वक्त पायलट लड़की गोली चलाकर उस दानव का ध्यान भटकाने की कोशिश करती है और एली मौका देखकर एक इलेक्ट्रिक डंडा उठाती है और सीधा उसकी आंख में घुसा देती है। ये वार इतना खतरनाक होता है कि गिगानोटोसॉरस दर्द से तड़प उठता है और मजबूरी में उन्हें छोड़कर पीछे हट जाता है। लेकिन खतरा अभी भी खत्म नहीं हुआ। आसमान में अभी भी जलते हुए टिड्डे उड़ रहे होते हैं। आग हर तरफ फैल रही होती है। पूरा माहौल किसी तबाही से कम नहीं लगता। अब डॉसन भी घबरा जाता है और तुरंत सभी कर्मचारियों को इवैक्यूएट करने का आदेश दे देता है। इसी बीच पायलट लड़की एक प्लान बताती है कि अगर वो लोग एयर डिफेंस सिस्टम को दोबारा चालू कर दें तो वो अपने प्राइवेट प्लेन से यहाँ से निकल सकते हैं। बस फिर क्या, सभी लोग तुरंत एक्शन में आ जाते हैं। वो कंट्रोल रूम में पहुंचते हैं जहाँ राम से पहले से मौजूद होता है। वो बताता है कि पावर बहुत कम है, इसलिए सारे सिस्टम बंद करके सिर्फ जरूरी जगह पर बिजली भेजनी होगी। अब सभी लोग टीम में बंट जाते हैं। एली और एली सिस्टम बंद करने निकलते हैं। मेलकम और राम से उन्हें रास्ता दिखाते हैं। ओवेन, ग्रांट और मैजी ब्लू के बच्चे को ढूंढने जाते हैं और पायलट लड़की प्लेन तैयार करती है। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा होता है, लेकिन तभी एक बड़ा झटका लगता है। जैसे ही एलिमेंट सिस्टम बंद करती है, वो अचानक खुद ब खुद फिर से चालू हो जाता है। अब हालात फिर से उनके हाथ से निकलने लगते हैं और ऐसा लगता है जैसे कोई और भी है जो इस पूरे सिस्टम को कंट्रोल कर रहा है और उन्हें यहाँ से निकलने नहीं देना चाहता। कहानी के इस हिस्से में हालात पूरी तरह बिगड़ चुके होते हैं। गुस्से और मजबूरी में आकर दोनों एक बड़ा फैसला लेते हैं। वो पूरे इलेक्ट्रिक सर्किट को ही तबाह कर देते हैं। ये रिस्की कदम काम कर जाता है और मलकॉम आखिरकार एयरबोर्न डिफेंस सिस्टम एक्टिव कर देता है। सीन कट होता है और अब हम कुक को देखते हैं जो जल्दी जल्दी एस्केप पॉड में बैठकर निकलने की तैयारी कर रहा होता है। लेकिन अचानक बिजली चली जाती है और वो एक अंधेरी सुरंग में फंस जाता है। माहौल खौफनाक हो जाता है और तभी डायनासोर उस पर हमला कर देते हैं। कुक अपनी ही गलती का शिकार बनता है। जिस खतरे को वो दूसरों के लिए लाया था, वही अब उसे खत्म करने आ गया है। दूसरी तरफ जैक और उसकी टीम के पास अच्छी खबर आती है। वो लोग आखिरकार ब्लू के बच्चे को ढूंढ लेते हैं और उसे सुरक्षित जगह से बाहर निकाल लेते हैं। सब लोग जब एलिस से मिलने ही वाले होते हैं, तभी अचानक डॉक्टर सामने आ जाता है। वो दावा करता है कि अभी भी सब कुछ ठीक किया जा सकता है। फिर वो एक बड़ा खुलासा करता है। शार्लेट ने लड़की के शरीर के अंदर सेल्स को बदल दिया है। अगर वो इस रहस्य को समझ ले तो टिड्डियों लोकस्ट्स के जरिए एक्सपेरिमेंट करके इस खतरे को रोका जा सकता है। तभी अचानक हेलीकॉप्टर की आवाज आती है। ब्लैक पायलट लड़की सही टाइम पर पहुंच जाती है। सब लोग निकलने ही वाले होते हैं कि तभी रास्ते में एक खतरनाक टी रेक्स आकर खड़ा हो जाता है। लेकिन ट्विस्ट ये होता है कि टी रेक्स का निशाना टीम नहीं, बल्कि उनके पीछे खड़ा उसका पुराना दुश्मन होता है, गिगानोटोसॉरस। दोनों दानव आमने सामने होते हैं और बिना एक शब्द बोले भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। टी रेक्स पूरी ताकत लगाता है, लेकिन गिगानोटोसॉरस उससे ज्यादा ताकतवर साबित होता है और उसे हरा देता है। तभी पायलट लड़की एक चालाकी करती है। वो एक सिग्नल फ्लेयर फेंकती है, जिससे पास खड़ा थेरेजिनोसॉरस भी लड़ाई में शामिल हो जाता है। अब सीन और भी खतरनाक हो जाता है। दो खतरनाक डायनासोर मिलकर गिगानोटोसॉरस पर हमला करते हैं। इसी मौके का फायदा उठाकर टीम जल्दी से प्राइवेट जेट में बैठकर उड़ जाती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। टी-रेक्स सही मौका देखकर गिगानोटोसॉरस को जोर से धक्का देता है और वो सीधा जाकर थेरेजिनोसॉरस के खतरनाक तेज पंजों क्लॉज पर गिरता है। बस यहीं गेम खत्म हो जाता है। इतिहास का सबसे बड़ा मांसाहारी डायनासोर यहीं ढेर हो जाता है और उसकी किंग बनने की कहानी यहीं खत्म हो जाती है। इसके बाद कहानी अपने एंड की तरफ बढ़ती है। एवा और उसकी टीम
बायोसिन कंपनी को कोर्ट में ले जाती है ताकि उनके किए गए एक्सपेरिमेंट्स का हिसाब लिया जा सके। दूसरी तरफ डॉ वो भी टिड्डियों लोकस्ट्स वाले खतरे को कंट्रोल कर लेता है। वो सबके सामने सच्चाई बताता है कि इस सब का असली क्रेडिट शार्लेट नाम की महिला को जाता है जिसने ये सब मुमकिन किया। अब बायोसिन की पुरानी जगह को एक शांत और सुरक्षित डायनासोर सैंक्चुरी में बदल दिया जाता है जहां ये जीव इंसानों से दूर सुकून से रह सकें। धीरे धीरे सारे झगड़े, खतरे और मुश्किलें खत्म हो जाती हैं और दुनिया फिर से शांत हो जाती है। यहीं पर इस कहानी का सफर खत्म होता है, एक बड़े और यादगार एंड के साथ। आखिर में हिंट दिया जाता है कि इस सीरीज का अगला पार्ट भी आ सकता है, जिससे ये साफ है कि ये दुनिया अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई।